हेलो बच्चों, इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं और उन दोनों वीडियो में हमने दूसरे चैप्टर के गाउस के नियम को समझा। और गाउस के नियम को समझ के आज हम ये देखेंगे कि इसके अनुप्रयोग किस प्रकार से हैं। गाउस का नियम हमें फ्लक्स की जानकारी देता है कि विद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन गाउस के नियम का उपयोग करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को ज्ञात करेंगे। और उसी में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा बच्चों, वो है अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाउस का नियम है क्या, आप फास्ट फॉरवर्ड याद कर लें कि गाउस का नियम है फाई बराबर समाकलन E डॉट ds दैट इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो बच्चों, फ्लक्स का ये मान हमें पहले से ज्ञात था और ये गाउस ने हमें बताया। और जब हमने इसकी उत्पत्ति देखी थी तो उसमें ये समझा था कि ये जो वैल्यू है ये यहीं से आ रही है। आज हम इन दोनों का उपयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का निर्धारण और आकलन करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं आवेश या तो रेखीय आवेश वितरण के रूप में होता है, या पृष्ठीय आवेश वितरण के रूप में होता है, या आयतन आवेश वितरण के रूप में होता है। और इन तीनों के हम उदाहरण लेते हुए गाउस के नियम के अनुप्रयोग को समझेंगे। तो चलें शुरू करें टॉपिक अनंत रेखीय आवेश के कारण। टॉपिक है अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक रेखीय आवेश वितरण है, ये मान लें एक रेखा है और ये रेखा जो है अनंत है। इसे हम एक तार ले लेते हैं, चालक या कुचालक कुछ भी लिया जा सकता है। तो हम अनंत पर विचार नहीं करके बल्कि उसके किसी एक भाग पर विचार करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि हम यहां से लेके इस भाग पर विचार कर रहे हैं। हमारा जो विचाराधीन भाग है वो ये भाग है, ठीक है। इस विचाराधीन भाग को मैं XY नाम दे देता हूं। और बच्चों, ये एक समान रूप से आवेशित है। आवेश किसी भी प्रकार का हो सकता है। हम यहाँ पर धनावेश दिखा रहे हैं। इस तरह से एक समान रूप से इसके हर भाग पर आवेश का वितरण है। और इस आवेश वितरण के कारण हम इस बिंदु P पर विचार करने जा रहे हैं कि इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी। क्योंकि कोई भी आवेश वितरण होगा तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और उस विद्युत क्षेत्र का मान यानी तीव्रता किसी बिंदु पर कितनी होगी। और ये बिंदु कहाँ है, इसका क्या एड्रेस है, तो इसका एड्रेस मान लेते हैं कि तार से स्मॉल r लंबवत दूरी पर स्थित है। तो हम मान लें कि माना XY अनंत रेखीय आवेश वितरण का विचाराधीन भाग है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। विचाराधीन भाग है जिसका रैखिक आवेश घनत्व ये हमें ज्ञात होता है। रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। यहां रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात होना चाहिए। तो आप इस टॉपिक पे विचार कर रहे हैं, या इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो हम एक अनंत रेखीय आवेश वितरण जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, इससे लंबवत दूरी स्मॉल r पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चूंकि हमें बच्चों तीव्रता ज्ञात करनी है और तीव्रता एक सदिश राशि है, हम जानते हैं तीव्रता एक सदिश भौतिक राशि है, एक सदिश भौतिक राशि है। सदिश है, इसका तात्पर्य है कि इसमें दिशा भी होनी चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए। तो हम दोनों बिंदुओं पर अलग अलग विचार करेंगे। तो पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं दिशा का, कि हम दिशा कैसे ज्ञात करेंगे।
दिशा। इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा क्या होगी? पहले दिशा ज्ञात करेंगे, फिर परिमाण ज्ञात करेंगे। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसी कवायद करते हैं कि हम एक साथ तो संपूर्ण चालक या इस रैखिक आवेश वितरण पर विचार नहीं कर सकते, तो हम इसके एक अल्पांश पर विचार करते हैं। और इसका अल्पांश मैं ले रहा हूं इस बिंदु से, ओ बिंदु नाम दे दूं, इस बिंदु से एल दूरी पर, स्मॉल एल दूरी पर किसी अल्पांश को ले रहा हूं जिसकी दूरी यहां से एल है। ये अल्पांश है A1। और बच्चों, इस बिंदु पर जितना भी आवेश है, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, ये हम जानते हैं कि कोई भी बिंदु आवेश हो और उस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता जो होती है वो इस दिशा में होती है, यानी त्रिज्यीय होती है। इन दोनों बिंदुओं को, ये तो आवेश है और ये बिंदु P है, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश तीव्रता होती है यदि ये आवेश बिंदु आवेश है। तो हमने जो अल्पांश लिया है वो अत्यंत अल्प है, इसलिए हम इसे बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो इस बिंदु आवेश के कारण तीव्रता इस दिशा में ही होगी, मिलाने वाली रेखा की दिशा में। यदि बिंदु P यहां होता तो दिशा इस प्रकार से इधर होती। तो बच्चों, इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा क्या होगी? ये दिशा होगी। इस बिंदु के कारण तीव्रता कितनी है? तीव्रता का सिंबल E है, लेकिन अल्पांश है तो मैं इसको DE लिख रहा हूं। ये तीव्रता की दिशा है। अब थोड़ा सरल करने के लिए जैसा ये अल्पांश लिया है, इसके सममित एक दूसरा अल्पांश लेता हूं। सममितता से तात्पर्य है इस बिंदु O से जितनी दूरी पर ये अल्पांश है उतनी ही बराबर दूरी पर मैं एक दूसरा अल्पांश ले लेता हूं। मान रहे हैं कि ये दोनों दूरियां बराबर हैं और साथ ही ये भी मान रहे हैं, सममितता का तात्पर्य है कि जितना बड़ा ये अल्पांश है उतना ही बड़ा ये अल्पांश है। इस अल्पांश का नाम मैंने A2 रख दिया। तो बच्चों, इस अल्पांश के कारण यहां तीव्रता कितनी होगी? तो वही त्रिज्यीय होगी, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। क्योंकि ये अल्पांश और ये अल्पांश समान है, सममित है, और इसलिए इस अल्पांश के कारण भी तीव्रता DE ही होगी। ये DE है। अब इन दोनों अल्पांशों के कारण जो हमें तीव्रताएं प्राप्त हुई हैं, हम इनका परिणामी दिशा देखें कि परिणामी दिशा इन दोनों की कौन सी बनेगी। तो परिणामी ज्ञात करने के लिए हमारे पास नियम है कि समांतर चतुर्भुज विधि से भी कर ले या घटकों में वियोजित करके भी कर लें। तो मैं इसको घटक में वियोजित करता हूं और घटक में वियोजित इस प्रकार करूंगा कि इसका जो एक घटक है वो OP के अनुदिश हो इस तरह से, और इसका दूसरा घटक है वो OP के लंबवत हो। ये दो घटकों में बांट दिया। अब हमें यहाँ एक चीज माननी पड़ेगी कि ये कोण मान लेते हैं कि थीटा है। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही आएगा। अब ये थीटा है बच्चों, तो ये कोण भी आपको थीटा ही मिलेगा और इसलिए इनके सम्मुख कोण ये भी थीटा प्राप्त होगा। अब आप जानते हैं कि किसी भी सदिश को दो घटकों में वियोजित करते हैं तो थीटा से जो जुड़ती हुई भुजा होती है वो कॉस आती है, जो त्रिकोणमिति लगा के हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 11th में आपने समझा भी होगा। तो ये घटक आया DE कॉस थीटा ले लो या अल्फा ले लो। चलिए थीटा ले ले, कॉस थीटा बच्चों। तो ये घटक बन गया DE साइन थीटा। इसी प्रकार इस घटक को हम दो घटकों में, इस तीव्रता को हम दो घटकों में वियोजित करें तो एक घटक इस दिशा में जाएगा और एक घटक OP के लंबवत दिशा में आएगा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। फिर इसका थीटा से जुड़ती हुई ये भुजा DE cos थीटा और ये घटक DE sin थीटा। बच्चों, अब आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि इन दोनों अल्पांशों के कारण जो तीव्रताओं के ये घटक हैं, OP के लंबवत घटक हैं, वो समान और परस्पर विपरीत दिशा में हैं और इसलिए ये दोनों घटक एक दूसरे को निरस्त करेंगे।
परंतु इन दोनों तीव्रताओं के ओपी के अनुदिश घटक एक ही दिशा में हैं और इसलिए ये दोनों घटक आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो तीव्रताएं आएंगी वो डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा होगी। हमें यहाँ वैल्यू पर विचार नहीं करके दिशा पर विचार करना है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों अल्पांशों के कारण परिणामी तीव्रता है वो ओपी के अनुदिश प्राप्त होगी। बच्चों, ओपी के अनुदिश इन दोनों अल्पांशों के कारण प्राप्त हो रही है। अब मैं ऐसे ही विभिन्न सममित अल्पांश लेकर विचार करता जाऊंगा। इसी तरह से मैं एक और सममित अल्पांश ले लूं इसके जस्ट नीचे और इसके जस्ट नीचे, और फिर यही प्रक्रिया पुनः दोहराऊं तो सारी बातें वही आकर ये बात निकलेगी कि लंबवत घटक निरस्त होंगे और ओपी के अनुदिश घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। इसी तरह से मैं आगे चलता जाऊं और ऊपर भी जाऊं अगर, तो ये घटक, ये अल्पांश और ये अल्पांश, फिर पूरी प्रक्रिया को दोहराऊं तो भी इन दोनों अल्पांशों की परिणामी तीव्रता ओपी के अनुदिश आएगी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण जो परिणामी तीव्रता होगी वो इस दिशा में आएगी। तो परिणामी तीव्रता हमें किस दिशा में प्राप्त हुई? ओपी के अनुदिश। और यहां हम ये लिख देंगे, अब ये जो मैंने थ्योरी पूरी समझाई है ये थ्योरी यहां पर पूरी लिखी जाएगी। तो स्पष्ट हुआ कि परिणामी तीव्रता ओपी के अनुदिश या रेखीय आवेश के लंबवत होती है। ये हमने इसकी तीव्रता पर विचार कर लिया। ये पूरी थ्योरी यहाँ लिखी जाएगी जो आपकी बुक्स में दी गई है, या आप वीडियो को पुनः देख के उसमें से देख के लिख लें। अब तीव्रता की दिशा हमें ज्ञात हो गई। हमने कहा था कि एक सदिश भौतिक राशि है और इसलिए हमें दिशा और तीव्रता के परिमाण पर विचार करना होगा। तो दूसरा बिंदु हमारा रहेगा परिमाण। परिमाण ज्ञात करने के लिए हम गाउस के नियम का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग हैं और दिशा में हमने गाउस के नियम पर विचार नहीं किया था। तो ये चित्र आप पहले बना लें और ये चित्र हटा के दूसरा चित्र बनाना पड़ेगा। तो आप पहले चित्र बनाए पॉज करके, ठीक है। अब दिशा पर विचार करने के लिए हमें गाउस के नियम का अनुप्रयोग करना पड़ेगा, और गाउस के नियम का अनुप्रयोग करने के लिए हमें गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। बंद पृष्ठ की गाउसियन पृष्ठ कहेंगे जिसे, उसकी कल्पना करनी पड़ेगी। और गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते समय हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि गाउस का नियम इस प्रकार से है कि उसमें गाउसियन पृष्ठ किसी भी आकृति आकार का हो सकता है, लेकिन अगर हम सममित गाउसीय पृष्ठ का चयन करें तो हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या गणितीय कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी, तो तीव्रताओं को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और इसलिए हम गाउसियन पृष्ठ का चयन करते समय यहाँ दो बातें ध्यान रख रहे हैं। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि गाउसियन पृष्ठ सममित होना चाहिए। सममित गाउसीय पृष्ठ होना चाहिए। पृष्ठ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम इस प्रकार के गाउसीय पृष्ठ का चयन करें जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस गाउसीय पृष्ठ के या तो लंबवत हो या फिर है जो अनुदिश हो, मतलब थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री हो। तो दूसरी शर्त हमारी ये रहेगी कि जो थीटा है, थीटा किसके बीच में? ई और एस के बीच में। गाउसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा जो है, क्योंकि जब हम गाउसीय पृष्ठ लगाएंगे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ फिर डॉट हटेगा, कॉस थीटा आएगा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 0, 90 या 180 होगी, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा।
अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो थीटा की वैल्यू 55 डिग्री आ गई तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो थीटा का मान 90 या 0 डिग्री मतलब 180 होना चाहिए। ये दो शर्तों का हम पालन करेंगे। तो बच्चों इस चित्र को मैं दोबारा बनाऊं। ये रहा हमारा गाउसीय पृष्ठ, ये रहा हमारा चालक या स्लिप हो रहा है पेन, ये है हमारा रेखीय आवेश। अनंत है जिसके इस भाग पर हम विचार कर रहे हैं, जो मैंने भाग दिखाया है, और ये वो बिंदु है जहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस बिंदु की जो तार से लंबवत दूरी है दैट इज स्मॉल आर है बच्चों। इस तरह से अब हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तीसरी बात एक और हम इसमें जोड़ दें कि गाउसियन पृष्ठ का चयन इस प्रकार करें कि बिंदु P उस पृष्ठ के किसी जो गाउसियन पृष्ठ है उसके किसी एक पृष्ठ पर स्थित हो, एक पृष्ठ पर स्थित हो। ये बातें ध्यान रखेंगे। तो अब हम इस तरह की इन शर्तों को देखते हुए ये तय करते हैं कि हम यहाँ बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लें, तो ये सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं। और बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार से लेना होगा कि उस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ यानी बेलन की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर हो, तब जाके वो सममित होगा। क्योंकि त्रिज्या स्मॉल आर लेंगे तो कुछ बेलन का भाग इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, और ये तार बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं बच्चों। ये सममित गाउसीय पृष्ठ हमने लिया, इसमें बिल्कुल तार इसके मध्य में आ गया है, अनंत रेखीय आवेश वितरण है, बिल्कुल मध्य में आ गया है। और आर त्रिज्या लिए तो बिंदु P ऑटोमेटिक इसके पृष्ठ पर आ गया है। अब मैं किसी जो है इसी पर विचार कर लूं, बेलन पर, थोड़ा बड़ा बेलन इसमें दिख रहा है। तो इस बेलन के 3 पृष्ठ हैं। 3 पृष्ठ कौन कौन से हैं बच्चों? एक पृष्ठ है इसका ये वृत्तीय पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ इधर वृत्तीय पृष्ठ, और तीसरा पृष्ठ ये वक्रीय पृष्ठ, जो हमने कक्षा 10 तक अध्ययन किया है। इस वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, और वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आप जानते हैं, याद कीजिए, 2 पाई आर एच है। यानी हमें इसकी लंबाई भी चाहिएगी। तो इसकी लंबाई आप कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र हैं, और मान लेता हूं कि इसकी लंबाई जो है एल है, एल लंबाई का गाउसीय पृष्ठ है। तो मैं यहां लिख दूं कि इन शर्तों का पालन करते हुए हम स्मॉल एल लंबाई तथा स्मॉल आर त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि बिंदु P वक्रीय पृष्ठ पर स्थित हो, वक्रीय पृष्ठ पर स्थित हो। कोई बात नहीं, कल्पना हो गई। अब हमें गाउस के नियम का अनुप्रयोग करने की बारी आती है। तो मैं पहले इस नियम का प्रयोग कर रहा हूं, इस चीज को छोड़ के इसको प्रयोग कर रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे गाउस के नियम के अनुसार देखना पड़ेगा कि उस बंद गाउसीय पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना है, क्योंकि गाउस ने कहा है कि फ्लक्स का मान कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है। तो हमने एल लंबाई की बेलन लिया, यानी यहां से लेकर एल लंबाई तक
यहाँ तक जो अंदर है बिल्कुल बेलन के तार, उसके ऊपर कितना आवेश है। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व लिया है। रैखिक आवेश घनत्व का मतलब एकांक लंबाई पर कितना आवेश। तो एकांक लंबाई पर जब लैम्डा आवेश है तो एल लंबाई पर कितना आवेश होगा, एल इंटू लैम्डा। इसलिए हम लिख रहे हैं कि हम जानते हैं और रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। अतः गाउसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश जो होगा दैट इज सिग्मा क्यू इज लैम्डा इंटू एल, ये कुल आवेश है। और बच्चों अतः गाउस का नियम लगाएं तो मैं लिखूंगा अतः गाउस के नियम से फाई फ्लक्स बराबर सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। टोटल आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना है और कुल आवेश हमारे पास आया है लैम्डा एल, दैट इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसको मैं समीकरण नंबर 1 देके छोड़ देता हूं। मैंने इसका और इसका प्रयोग किया। अब मैं बारी आती है इसका। तो हम ये फॉर्मूला पहले से जानते थे, ये गाउस के नियम के अनुसार है। गाउस का नियम लगा दिया। अब मैं लिखूंगा हम जानते हैं फ्लक्स कितना होता है। फाई बराबर समाकलन E डॉट ds होता है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैंने लगाया, जिस भी गाउसीय पृष्ठ की मैंने कल्पना करी है उस पृष्ठ के लिए मैंने लगाया है। अब यहाँ ये फॉर्मूला पर्याप्त नहीं है, क्यों कि डॉट हटाऊंगा मैं तो cos थीटा आएगा, अदिश गुणनफल है, और cos थीटा आएगा तो थीटा कितना होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने देखी है ओपी के अनुदिश थी, यानी चालक तार के लंबवत थी, तो तीव्रता इस दिशा में है। और इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में 3 मुक्त पृष्ठ बन रहे हैं और 3 पृष्ठों में एक ये पृष्ठ है जो कि बच्चों वृत्तीय पृष्ठ है। मैं एक लेता हूं पृष्ठ, इसकी कल्पना करें कि ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, तो इसका जो वृत्तीय पृष्ठ है, ये जो इसका वृत्तीय पृष्ठ है बच्चों, ये बन रहा है। तो इसकी दिशा किधर, किसी भी पृष्ठ या क्षेत्रफल की दिशा उसके तल के लंबवत होती है, यानी नीचे है, और इसकी दिशा ऊपर है। तो यहाँ पर 3 पृष्ठ बन रहे हैं, तो इन पृष्ठों को मैं नाम दे देता हूं S1, S2, और एक पृष्ठ बन रहा है वक्रीय पृष्ठ, और वो वक्रीय पृष्ठ ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ की दिशा इसके लंबवत, जिस बिंदु पे विचार करेंगे उसके लंबवत। तो यहां विचार कर रहे हैं तो क्षेत्रफल की दिशा किधर आएगी, ये आएगी। यहां मैं किसी अल्पांश पर विचार करूं यहां, तो ये दिशा ds की आएगी। बच्चों इसकी दिशा आएगी इस तरफ, ये S2 की दिशा है, और तीव्रता की दिशा किधर है, पृष्ठ के लंबवत। तो यहाँ पर कोण बन रहा है, आप समझ सकते हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी तरह से ऊपर वाले वृत्तीय पृष्ठ S1 की दिशा ये है और तीव्रता की दिशा ये है, तो यहाँ भी जो है कोण 90 डिग्री का है। लेकिन वक्रीय पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर अगर हम तीव्रता पर विचार करें तो तार यहाँ अंदर है, तीव्रता त्रिज्यीय है, तो इस बिंदु पर तीव्रता किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी। इसके अंदर से अगर हम विचार करें तो तीव्रता इधर आएगी और क्षेत्रफल की दिशा भी यही है। तो यहाँ इस पृष्ठ को मैंने नाम दे दिया है S3। तो आप समझ सकते हैं कि 3 भागों पर तीव्रताएं 3 विभिन्न दिशाओं में, तीव्रताओं की दिशा जो है वो इसी दिशा में है, लेकिन क्षेत्रफल की दिशाएं 3 विभिन्न दिशाओं में है। इसलिए हम इस जो समाकलन का ये जो सूत्र है हमारे पास, इसमें हम इस समाकलन को 3 भागों में विभाजित कर देंगे। तो 3 भाग क्या बनेंगे, दैट इज पहला भाग बनेगा फॉर S1 E डॉट ds, फॉर S2 E डॉट ds, फॉर S3 E डॉट
ds। अब आप डॉट हटाएं तो आपको प्रॉपर एंगल मिलेगा जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए लागू होगा। तो अब हम यहाँ से हटाएंगे, डॉट हटाएंगे और थीटा लिखेंगे। तो बच्चों इसको नोट कर ले, यहाँ से मैं आगे लिखता हूं। अब देखिए पृष्ठ S1 के लिए E एंड S1 परपेंडिकुलर है, S1 और E परपेंडिकुलर है, अतः थीटा का मान बनेगा 90 डिग्री। और बच्चों पृष्ठ S2 के लिए अगेन E परपेंडिकुलर टू S2, तो थीटा यहां बनेगा फिर 90 डिग्री। पृष्ठ S1 S3 के लिए E और S यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा समांतर है, अतः थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ 0 डिग्री। अब ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूं तो बनेगा, अतः फाई बराबर समाकलन फॉर S1 E ds cos थीटा एंड थीटा इज 90। डॉट हटा तो cos थीटा आया। फॉर S2 E ds cos थीटा that is 90। फॉर S3 E ds cos 0। S3 के लिए cos जो है 0 डिग्री है। डॉट हट गया तो अब यहाँ पर हम सदिश का निशान भी नहीं लगा रहे हैं। और आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये दोनों पद 0 हो जाएंगे, ये पद रहेगा। तो फाई बराबर आया समाकलन फॉर S3 E ds। बच्चों cos 0 की वैल्यू 1 रख दी। अब ये जो समाकलन है, इस समाकलन में से जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, तो ये इस तरह से होगा, फाई बराबर E बाहर फॉर S3 ds। अब ये क्या कह रहा है, यहां समाकलन ds क्या है? ds मतलब अल्पांश, समाकलन मतलब योग। ये कह रहा है कि पहले जो S3 पृष्ठ है उसके छोटे छोटे अल्पांश करें और उनका समाकलन यानी योग करें। तो अब ये योग कितना आएगा, यानी समाकलन डेल्टा S ds कितना प्राप्त होगा? किस पृष्ठ के लिए है? S3 पृष्ठ कौन सा है? वक्रीय पृष्ठ है। और इस वक्रीय पृष्ठ की जो आप जानते हैं क्षेत्रफल कितना होगा इस पृष्ठ की, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो 2 पाई r h से दिया जाता है, और हमारे पास h यानी लंबाई जो है स्मॉल l है। तो बच्चों ये वैल्यू मैं पुट कर दूं तो यहाँ बनेगा फाई बराबर E इंटू 2 पाई r l से समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 ये है और 2 ये है, दोनों से हमने फ्लक्स ज्ञात किया है, तो दोनों को मैं बराबर कर देता हूं। तो समीकरण 1 व 2 से, तो 1 है और 2 ये है, तो मैं पहले ये लिख दूं E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल ऑन एप्सिलॉन 0। अब बाकी की चीजें मैं हटा देता हूं बच्चों। अब आप देखें कि यहाँ L से L कैंसिल एंड 2 पाई r का मैं पक्षांतरण कर दूं तो E बराबर आएगा, E बराबर लेमडा बाई एप्सिलॉन 0 है, L कट गया, 2 पाई r का पक्षांतरण करूं तो ये हो गया 2 पाई r। ये तीव्रता ज्ञात हो गई बच्चों। यहाँ 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 है, तो हम इसको 4 पाई एप्सिलॉन 0 बना दें, तो ये बनेगा 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड r। अगर इसको आप सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में इस तरह से लिखेंगे, सदिश रूप E सदिश बराबर 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r परिमाण एंड r कैप। यानी जो तीव्रता की दिशा है
वो आर एकांक सदिश के अनुदिश है। तो आर ये है यानी इसके अनुदिश है, मतलब जो ओपी के अनुदिश है या रेखीय आवेश वितरण के लंबवत है, वही बात ये कह रहा है। तो हमारा मेन जो फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो ये आ गया। जो हमारा टॉपिक था अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों इस टॉपिक में हमने क्या विचार किया, हमने सबसे पहले ये कहा कि तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए दिशा पर विचार करेंगे। तो दिशा पर विचार करने के लिए हमने सममित अल्पांश लिए और उनकी परिणामी तीव्रता ज्ञात करी जो कि ओपी के अनुदिश आई। दूसरा, परिमाण पर विचार करने के लिए हमने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी। गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करके हमने उसके अंदर टोटल आवेश देख के गाउस का फॉर्मूला लगाया और दूसरे स्टेप में हमने जो है फ्लक्स है इसको इस फॉर्मूले से ज्ञात किया और उसको 3 भागों में बांट दिया गाउसियन पृष्ठ के अनुसार, और इस प्रकार से ये हमें ज्ञात हुआ है। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे तब हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख दें, हालांकि हमें पता है 1/4πε0 k है, तो 2 लैम्डा एंड k बाई r, ये रहा फॉर्मूला। तो बच्चों ये था जो अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। ये निबंधात्मक प्रश्न है। हमारे चैप्टर में जो सिलेबस है उसके अंदर चैप्टर 1 से 4 तक एक यूनिट बनाई गई है उसको, और इस यूनिट में से जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट है उसमें से 6 नंबर के मार्क्स आते हैं, और उस 6 नंबर में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है और 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के आते हैं। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है, निबंधात्मक प्रश्न बनता है। जो 28, 29, 30 नंबर पे 3 सवाल आते हैं 4-4 मार्क्स के, उनमें से ये होता है। आप इसको नोट करें वीडियो को पॉज करके। तो अब यहाँ तीव्रताओं पर विचार करें कि किस पर निर्भर कर रही है। तो तीव्रता गौर से देखें तो 2 बातों पर निर्भर कर रही है। यहां स्पष्ट है E समानुपाती लैम्डा एंड E व्युत्क्रमानुपाती R, और इसलिए इनके अगर ग्राफीय निरूपण दिखाएंगे तीव्रता को, हम दिखाएं कि रैखिक आवेश घनत्व के साथ तीव्रता किस प्रकार से निर्भर करती है, तो वो समानुपाती है यानी सरल रेखा में आएगी। यानी रेखीय आवेश वितरण का रैखिक आवेश घनत्व जितना अधिक होगा तीव्रता का मान उतना ही अधिक होगा, समान अनुपात में बढ़ेगी। लेकिन दूरी के साथ विचार करें तो दूरी के साथ ये व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए आरेख कुछ इस प्रकार का वक्रीय आएगा। यानी दूरी जब बढ़ाई जाएगी तो तीव्रता घटेगी, और वो बिल्कुल ऑब्वियस है। आप समझते हैं कि जितना नजदीक बिंदु होगा उतने पर तीव्रता अधिक होगी और दूर जाने पर तीव्रताओं में कमी आती है। ठीक है बच्चों, ये था आपके टॉपिक। नोट कर लें इसको, आरेख भी बना लें। अब मैं इसमें कुछ उदाहरण पर विचार करूं। आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और जो पहला एग्जाम्पल है इस पहले एग्जाम्पल को देखें। आप अपनी बुक में देखें एग्जाम्पल 2.10, जिसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। विद सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सेकेंड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2.11, 11वां उदाहरण जो है उस पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। प्रश्न कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये एक अनंत रेखीय आवेश है और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ में, इस तरह से वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। ये तार है तो इसके चारों ओर यूं चक्कर लगा रहा है। नोक पे इलेक्ट्रॉन मान ले तो इस तरह से चक्कर लगा रहा है। चक्कर क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसको अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है। वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक है अभिकेंद्रीय बल, और वो अभिकेंद्रीय बल कहां से मिल रहा है? तो अभिकेंद्रीय बल निश्चित रूप से इस अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा उस बल से हमें प्राप्त हो रहा है। तो पूछा क्या है? सवाल कह रहा है 0.1 मीटर त्रिज्या के, तो यहाँ आर दिया है 0.1 मीटर
त्रिज्या के चक्कर लगा रहे हैं। रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर दिया है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए कि इलेक्ट्रॉन किस वेग से चक्कर लगाएगा। अब चक्कर लगाने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है वही चाहिए। तो हम जानते हैं आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल से प्राप्त होगा। ये कंसेप्ट लेके हम चल रहे हैं। तो हम इस चीज को लगाएं तो अभिकेंद्रीय बल का क्या सूत्र है, mv²/r। और अभिकेंद्रीय बल के बाद यहां कूलाम बल लिखूं तो F कूलाम बल। अब इस इलेक्ट्रॉन पर इस आवेश वितरण के कारण कितना बल लग रहा है वो हमें चाहिए। और हम जानते हैं कि F कूलाम बल कितना होगा, F बराबर QE, क्योंकि हमें यहाँ तीव्रता ज्ञात है, अभी सीखी। और तीव्रता क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो इस इलेक्ट्रॉन के आवेश पर कितना बल लगेगा उसको हम E से मल्टीप्लाई कर देंगे आवेश को। तो मैं इसको लिखूंगा mv²/r इक्वल टू Q इंटू E। और E जो है ये भी हमें पता है, हम जानते हैं E बराबर 2λk/r। और ये वैल्यू रख दूं यहां तो mv²/r। एक के बाद जब लाइन चले तो आप इस तरह से सिंबल लगाते रहे, Q इंटू 2λk/r। यहाँ E क्या है, यहाँ Q क्या है, Q जो है आवेश है इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, उसकी वैल्यू रख देंगे। R से R कट गया। आप देखें हमें V की वैल्यू निकालनी है तो v² बराबर Q इंटू 2, Q को मैं बदल दूं, E कर दूं तो ये हो गया 2e λk/r कट गया है। और पक्षांतरण कर दूं m का और स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ रूट आ जाएगा। अब आपके पास सारी वैल्यू है। कैसे, तो v बराबर 2 इलेक्ट्रॉनिक आवेश आप जानते हैं, यदि प्रश्न में नहीं दिया है तो भी हमें यही लिखना है। इस बुक में तो दे रखा है लेकिन हो सकता है प्रश्न में नहीं दें, तो आपको याद होना चाहिए। लेम्डा की वैल्यू दी जाएगी और दी गई है, दैट इज 10⁻⁻⁶ जो भी वैल्यू हो। के की वैल्यू भी हम जानते हैं 9 × 10 की घात 9। और मास, ये मास किसका है, जिस पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, किस पर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए, दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg। अब इसको आप सॉल्व करिए और सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे तो जो है वेग आ जाएगा बच्चों, वेग आ जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण थे। इसके बाद हम अगला देखेंगे दूसरा इसका अनुप्रयोग। तो आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा जिसमें हम दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा। थैंक यू।